नमस्कार। मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मनी गुरु में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बजट स्पेशल सीरीज की और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टैक्स पेयर्स के विश के बारे में। जानेंगे बजट 2026 से टैक्स पेयर क्या उम्मीदें रखे, क्या न्यू टैक्स रिजीम हो सकता है और भी आसान या फिर पुराने टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव संभव है अभी, और क्या इस बजट टैक्सेशन में आसान कंप्लायंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये सब बातें जानेंगे हम आज के शो में। इस शो में हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और बजट से सबसे बड़ी जो उम्मीद होती है सुनील जी और रुचिका जी, वो होती है टैक्स पेयर्स को अपने टैक्स को लेकर। हर बार उम्मीद लगाकर बैठे हैं, पिछली बार तो उम्मीदों का पिटारा इस तरीके से भरा कि जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया। इस बार क्या क्या सोचा है और इस बार क्या क्या मिल सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि बजट 2025 के हाइलाइट्स दरअसल क्या रहे थे। उस दौरान 12 लाख तक की जो इनकम थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी घोषणा की गई थी। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए देखा जाए तो ये लिमिट बढ़ाकर 12,75,000 सरकार ने कर दी थी। सेक्शन 87A की रिबेट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई थी। उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में मिनिमम जो स्लैब था 3 लाख का, उसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया था। सीनियर सिटीजन की जो टीडीएस लिमिट थी वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख हो गई थी। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं 2025 की, और उम्मीद अब 2026 से है कि अब क्या कुछ बदलने वाला है। चलिए इसके लिए चलते हैं हम, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप बताइए, बजट 2026 विश तो है ही टैक्स पेयर्स की, लेकिन क्या रखे उम्मीद? देखिए सिम्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 2 स्ट्रेंथ हैं हिंदुस्तान में और हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो पहली जो स्ट्रेंथ है वो है कि हम 150 करोड़ 140 करोड़ की आबादी हैं, और दूसरी स्ट्रेंथ है हमारे पास में यंग जनरेशन है, एम्प्लॉयबल जनरेशन है। तो मुझे लगता है जो ये बजट 2026 होगा, ये विकसित भारत 2047 का पहली सीढ़ी है उस तरफ बढ़ने के लिए। तो सरकार ने जीएसटी में जब रेट कम किया तो सरकार की बल्ले बल्ले हो गई, जीडीपी 8.2% से ग्रो किया। इसका मतलब जब लोगों के हाथ में पैसा आया, और विशेषकर मिडिल क्लास के हाथ में जब पैसा आता है, तो इकोनॉमी को वो बूम करता है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, हम 140 करोड़ का देश है, हम अपने हमारी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। और 2 ब्रांजा दिए थे पिछली बार, एक 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था। हम सही बात में तो 4 लाख स्लैब फ्री है, लेकिन 12 लाख तक 87A की रिबेट मिल जाती है। और दूसरा, जीएसटी कट के बाद में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इस बजट में सरकार का जो जोर रहेगा वो रहेगा कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। देखिए, टैक्सी कलेक्शन में थोड़ा फर्क आता है जीएसटी में, जैसे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए और सैलरी के लिए, आप मेरी बात को याद करिए, 3 सेक्टर फोकस में होंगे: मिडिल क्लास, सैलरीड एम्प्लॉइज और एमएसएमई। इन तीनों पे सरकार का फोकस होगा। और मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा इसमें करेक्शन आएंगी, कुछ करेक्टिव मेजर्स आएंगे ताकि इकोनॉमी को और बढ़ाया जा सके। मैं नोट कर रही हूँ सुनील जी, जो आपने सेक्टर्स बोले हैं, तो एक तो छूट गया मुझसे, मिडिल क्लास, एक एमएसएमई बोला, और एक कौन सा बोला आपने? सैलरीड एम्प्लॉइज। ओके, सैलरीड एम्प्लॉइज जो मैं कहता हूँ। ये मैं इसलिए नोट कर रही हूँ क्योंकि हम बजट के बाद भी शो करेंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपने अभी कहा है वो कितना सही होता है, क्योंकि हाँ, उम्मीदें तो हैं इस चीज़ की कि शायद सरकार इनका ध्यान रखे। अब चलिए रुचिका, अब आप बताइए, आपके हिसाब से 2026 से के इस बजट से क्या उम्मीद रखे? एलटीसीजी की छूट की लिमिट 2 लाख तक बढ़ सकती है क्या? ये बात तो मानने वाली है कि लास्ट ईयर जब बजट आया था, आपने खुद ही कहा कि सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी थी। तो उसके अंदर अगर आप देखें, जो सरकार ने बजट निकाला, तो सरकार ने अपने टारगेट भी अचीव किए। चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम का था कि लोग ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आकर्षित हो, वो हुआ। सरकार ने टैक्स कलेक्शन के लिए रिजीम करी, वो पूरा हुआ। सरकार ने न्यू इनकम टैक्स लॉ लेके आया जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, वो भी हो रहा है। इनफैक्ट जीएसटी के अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर इकोनॉमी ने बूस्टअप किया, हमारा जीडीपी बढ़ा, वो भी हुआ। तो इस बार अगर आप देखें तो सारे जो टैक्स से रिलेटेड टैक्स रेट चेंजेस थे या हमारे स्लैब रेट थे, वो सब सरकार ने पिछली बार चेंजेस किए थे। तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा हम टैक्स से रिलेटेड नहीं कर सकते, बट हाँ, इस बार ज्यादा जो ध्यान रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा ओवर द चेंजेस। दैट इज, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं
वो इस बार के शो स्टॉपर रहेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो सकते हैं, क्या नए कदम उठा सकते हैं जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए और जो टैक्स पेयर है उनको कन्वीनियंट हो कि किस तरह से वो रिटर्न भरे, तो रिटर्न साथ साथ प्रोसेस भी हो, रिफंड साथ के साथ आए। अगर आप देखें 22-23 की भी रिफंड अभी पेंडिंग है, तो रिफंड भी उनको साथ साथ मिले। तो ये इस पर ज्यादा जो ध्यान रहेगा, जैसे मैंने कहा, जो स्टोर स्टॉपर होगा वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके ऊपर होगा कि इनकम टैक्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि अब बहुत सारे लॉयल टैक्स पेयर्स हो गए हैं इस देश में जो बड़े ईमानदारी के साथ अपना टैक्स भरते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनको रिबेट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उस पर तो हम भी कई बार शो कर चुके हैं कि कैसे उनके जो रिबेट है वो उनको मिलेगा। एक चीज़ सुनील जी जो इस बार मुझे लगता है एकदम सबके उसमें रहेगी वो है न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि 80% तक लोग उसमें अब शामिल हो चुके हैं टैक्स पेयर्स। आपको लगता है सरकार इसको और अट्रैक्टिव बनाएगी इस बार? मुझे लगता है कि 3 चेंजेस की अभी ज़रूरत है, जो माननीय वित्त मंत्री जी का हमारा अनुरोध भी होगा। देखिए, एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को इसे ऑप्ट करना चाहिए। और जैसे यूपीएस में आया है, सरकार उसका कंट्रीब्यूशन 14 से 18% तक बढ़ा सकती है। एक काम तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और आपको पता होगा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 14% वाला, वो नए टैक्स रिजीम में भी टैक्स से माफ है। लोगों को नहीं पता है, लोग गलती करते हैं। एनपीएस को सिलेक्ट कीजिए, एनपीएस में जाइए, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है माफ होता है। हाँ, उसमें एक 7.5 लाख रुपए की अपर कैप की लिमिट दे रखी है सरकार ने। मुझे लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जैसे मैं पुरांजा की बात कर रहा था अभी आपसे, तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 7.5 लाख का जो कैप की लिमिट है उसको बढ़ाकर सरकार 10 लाख कर सकती है, ऐसा हमें उम्मीद है इस बजट में। दूसरा, पिछली बार जो सरकार ने बजट में 24 लाख रुपए के ऊपर 30% का स्लैब लेके गए थे, और मुझे लगता है कि स्लैब को और थोड़ा सा अभी इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी 30 लाख 30%, ऐसा कुछ सरकार सोच रही है कि 30 लाख 30%, जैसे मुहावरा ही बन जाता है, कहावत बन जाती है। और तीसरा मुझे लगता है इस बजट में जो होने की उम्मीद है, सरचार्ज अभी भी आपको पता होगा ओल्ड रिजीम में 39% मैक्सिमम सरचार्ज था, जिसको कैप कर दिया था 25% में। लेकिन डिविडेंड और कैपिटल गेन में 15% का सरचार्ज था। मुझे लगता है अगर 15% के सरचार्ज को कैप कर दिया जाए तो मैक्सिमम जो स्लैब रेट होगा, मैक्सिमम एमएमआर जो बनेगा, वो कोई 35% बनेगा। मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी ध्यान देगी कि 35% टैक्स कलेक्शन एक अच्छा टैक्स कलेक्शन माना जाता है। तो ये 3 बदलाव की उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस बजट में। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर ये रखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनपीएस को लेकर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उनको लगता है कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर उनको कोई यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में उसका फ़ायदा नहीं होता, जबकि इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसका फ़ायदा मिलता है उस कंट्रीब्यूशन का। चलिए, अब एक जो रुचिका जी हर किसी के मन में आप कह लीजिए डर भी है, जिन्होंने अभी तक ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रखा है, कि सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। आपको क्या लगता है रुचिका जी, क्या होगा इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी कोई फैसला लेगी ओल्ड टैक्स रिजीम पे। अभी फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करेगी, मगर हाँ, फ्यूचर में मे बी 1 साल या 2 साल के बाद सरकार कोशिश करेगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करे, क्योंकि अगर आप देखें न्यू टैक्स रिजीम को लाने का उनका मकसद ही यही था कि ओल्ड टैक्स रिजीम को वो खत्म करे। इसीलिए अगर आप देखें ओल्ड टैक्स रिजीम में जब भी आप डिडक्शन ले रहे हैं या कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, आपको अक्सर इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं कि आपने ये डिडक्शन लिया है या ये बेनिफिट लिया है, तो आपने इसका प्रूफ साथ में सबमिट करवाया या नहीं कराया, या फिर क्यों ली है, या फिर आपने एडिशनल तो नहीं ली जितनी आपको मिलती है। तो इसका एक थोड़ा सा लोगों के दिमाग में अब ये बैठ भी गया कि अगर आप डिडक्शन या कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपको उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो मे बी सरकार इस बार नहीं, मगर हाँ, फ्यूचर में जरूर इसको हटाएगी। ओके, और आपकी राय क्या है सुनील जी ओल्ड टैक्स रिजीम पर? आपको लगता है कि सरकार इसको इस बार डिसकंटिन्यू कर देगी या फिर इसको कंटिन्यू रखेगी अभी? नहीं, मेरे को लगता है कि अभी इसको डिसकंटिन्यू करने का ना वक्त आया है और ना करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, इसमें 2-3 डिडक्शन ऐसी हैं जो बड़ी स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए है। जैसे डिसेबल्ड के लिए मिलती है 80U में और 80DD में। जो बच्चा डिसेबल्ड है या खुद आप डिसेबल्ड हैं तो उसके लिए सवा लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। गंभीर बीमारी है 80DDB में 101 करोड़ 1 लाख। देखिए, हम 80C समझते हैं, 80G समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं 80DDB गंभीर बीमारी के लिए, आपको न्यूरो की प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, वहाँ 1.25 लाख
लाख तक की छूट मिलती है। एटीई एजुकेशन लोन है, उसमें आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट माफ होता है। आपका अगर बच्चा, आपका वाइफ, आपका भाई भी अगर विदेश में भी पढ़ रहा है और आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो पूरा इंटरेस्ट उसका माफ होता है। और जनरली होम लोन जनरली 20 से 25 साल के लिए होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको जो एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं और जिनका होम लोन भी चल रहा है। अगर मान लो उनका मकान कहीं है और नौकरी कहीं है, तो दोनों आप क्लेम कर सकते हैं, आपको पता होगा। उस केस में 20 से 25 साल तक के लिए होम लोन है। यानी जिन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है एजुकेशन लोन की, हाउसिंग लोन की, और विशेषकर डिसेबल्ड के लिए जो स्कीम है, जो पुराने रिजीम में है, तो मुझे लगता है कि ये अभी चलेगी। और सरकार उसको पहले टेस्ट करना चाहती है कि कोई भी, जैसे कहते हैं ना अंत्योदय, कि कोई भी आदमी नुकसान की स्थिति में ना आ जाए। एक भी बंदा, जब तक 100% लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, अपने आप से स्यूमोटो ट्रांसफर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी उसको कंटिन्यू करेंगी। और फिर हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं और मंत्रीगण हैं, उनको जो डेली अलाउंसेस और कस्टिशन अलाउंस मिलते हैं, वो भी ओल्ड रिजीम में ही उनको रिलीफ मिल सकता है। और रीजन भी है, उनके एक्सपेंडिचर भी होते हैं। देखिए, उनके एक्सपेंडिचर भी होते हैं। मैं ये नहीं कमाल की बात है तो कि कहने का भाव सुनील जी, ये, जब ये वाला मेरे पोर्शन, कहने का मतलब ये है, आप इसमें बड़ा मुस्कुराए। एक्चुअली जब ये वाला पोर्शन मैं भी देखती हूँ एमपीएमएलए वाला, तो मुझे 100% अंदर से यकीन होता है कि सरकार इसको इतनी जल्दी तो डिसकंटिन्यू नहीं तो इतनी जल्दी हमारे सांसद महोदय भी इसको जल्दी जाने नहीं देंगे। तो हमें उम्मीद लगती है। तो अपने डिसेबल्ड के लिए और एजुकेशन लोन के लिए मैं हमेशा स्मिता कहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोविजन है। लोगों को पता नहीं होता है। आप और एजुकेशन लोन में सरकार ने बड़ा बेनिफिट दिया था। आप अपनी वाइफ हस्बैंड को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाओ, सिस्टर ब्रदर्स को भी आप पढ़ाते हैं, तब भी आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलती है। और कोई अपर कैप लिमिट नहीं है उसमें। तो जब तक एक भी आदमी ना छूट जाए, कहते हैं एक आदमी को नुकसान ना हो जाए, तब तक मेरा मानना यह है कि ओल्ड रिजीम को चलते रहना चाहिए। उसमें कोई नुकसान नहीं है। कंप्लायंस का भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं आता है उससे। बिल्कुल। और अब जब इतनी सारी बातें हमने ओल्ड रिजीम की कर ली, रुचिका जी, तो आप जरा हमें बताइए कि क्योंकि अब तो बहुत टेम्पटिंग होगा, आप देखेंगे तो न्यू रिजीम को जिस तरीके से सरकार हर बार आकर्षित बनाती है, हो सकता है इस बार भी बहुत टेम्पटिंग लगे लोगों को कि क्यों ना उसको ऑप्ट कर लिया जाए। फिर भी वो कौन से लोग होंगे जिनको पुराने टैक्स रिजीम के साथ बने रहना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो 80 की डिडक्शन, सेक्शन 10 की अलाउंसेस जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। वो सारे ओल्ड टैक्स रिजीम से बने रहेंगे। खासकर जैसे अभी बात चल रही थी एजुकेशन लोन की, अगर आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, आप रीपे कर रहे हैं, तो आपको 80 में डिडक्शन मिल रही है। आप खासकर स्पेशली उन लोगों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने मकान के लिया है लोन पे, तो आप जब होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं, तब आपको 80C में डिडक्शन मिलती है। आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2 लाख की, आपको 24B के अंदर वहां पे छूट मिलती है। तो वहां पे डबल फायदा होता है, जो न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने लिए करा रहे हैं या फिर अपने डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए करा रहे हैं, तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, अगर आप सबको ये सारी डिडक्शंस मिल रही हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेनिफिशियल है। आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके के लोग, और फिर से वो एमपीएमएलए वाला लाइन हमारे टीवी स्क्रीन पे आया। तो कुल मिलाकर कुछ ये लोग हैं जिनको अगर वो रहते हैं पुराने टैक्स रिजीम के साथ, तो वो फायदे में ही रहेंगे। अब न्यू टैक्स रिजीम किसके लिए फायदेमंद रहेगा, और साथ ही क्या ऐसा हो सकता है कि आगे आपको ये देखने को मिले कि जो अब तक आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस लेते थे, उसमें इस बार उसकी लिमिट को बढ़ा दिया सरकार ने? जानेंगे हम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बजट 2026 क्या है टैक्स पेयर्स की विश, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग और साथ ही रुचिका इस वक्त हमारे साथ है। सुनील जी, अब हमने ये तो जान लिया रुचिका जी से कि जो पुराना टैक्स रिजीम है वो किसके लिए अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम की भी बात बताइए कि ये दरअसल कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसमें रहना चाहिए, उनके लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल है। देखिए, अगर आप 7 लाख रुपए तक की डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं, तब भी आपको नए रिजीम में ही रहने में फायदा है। और जैसे हमने पहले बताया था कि कुछ एचआरए वाले एम्प्लॉइज हैं, उनको ही ओल्ड रिजीम में भी फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि नए रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए।
जहाँ तक मेरा विचार है, जैसे मैंने बताया था कि एनपीएस को और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। दूसरा, सेविंग्स कम हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को एक आग्रह करना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में सेविंग्स का जो हमारा रेट है वो कम हुआ है। तो सरकार को नए रिजीम में कुछ सेविंग्स के लिए या तो एडिशनल डिडक्शन दे दो या 87A में ही उसको मर्ज कर दो कहीं, ताकि उसको सेविंग्स करने की भी आदत बनी रहे। और तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके मुझे हमेशा से लगता है कि जब स्टैंडर्ड डिडक्शन आया था तो आपको पता होगा मेडिकल रिइंबर्समेंट के 15,000 थे, कन्वेंस अलाउंस के 19,200 मिलते थे। तो कहा गया था वित्त मंत्री जी ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। और सैलरीड एम्प्लॉइज को स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम 1 लाख तक मुझे लगता है कि इस बार की जाएगी। आपने तो मेरे दूसरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। जो लोग बड़े उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि क्या 75,000 से ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो बढ़ेगा, लेकिन ठीक है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, क्या इस पर आगे हम देख सकते हैं कुछ बदलाव, रुचिका जी? आपके शो का नाम ही टैक्स पेयर की विश है, तो विश तो देखो अनलिमिटेड है, कुछ भी विश हो सकती है। बिल्कुल एनपीएस की एक विश हो सकती है। वैसे लास्ट टाइम ही सरकार ने बढ़ाया था, बट इस बार भी विश कर सकते हैं हम कि 14% बढ़े। हम विश कर सकते हैं हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े। हम विश कर सकते हैं, जो मुझे लगता है एक होना भी चाहिए शायद पूरा इस विश को, कि आप देखें 12 लाख या 12,75,000 रुपए तक हमारी इनकम माफ है, मगर स्लैब शुरू होती है 4 लाख से। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी स्लैब ही अगर 12 लाख से शुरू होती है, तो ये जो रिलीफ वाला बीच में चक्कर है वो खत्म हो जाता है सीधा। तो आप 12 लाख से अगर शुरू करते हैं, अगर हमारी 12 लाख तक की इनकम माफ है, तो 12 लाख से ही हमारी टैक्स स्लैब भी शुरू हो, जिससे हमारी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट ही 12 लाख की हो गई। इस तरह से कुछ होना चाहिए। जब हम विश की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सरकार ने सबसे पहली चीज जो भी हमने डिस्कस की, फोर्स सेविंग कभी भी नहीं लेके आया सरकार। फोर्स सेविंग का कंसेप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिसकी वजह से लोग फोर्सली करते थे मगर सेविंग्स करते थे। तो फोर्स सेविंग का कंसेप्ट कुछ नई न्यू टैक्स रिजीम में होना चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए, कुछ टैक्स बेनिफिट्स देके होना चाहिए। सिमिलरली सरकार का सपना है कि हर एक का अपना घर हो। उसके लिए अगर मुझे लगता है, अगर हम जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट देते हैं कि आपने अगर होम लोन लिया और होम लोन लेके आप मकान खरीद रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट पे भी बेनिफिट मिलता है और लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट पे भी इंटरेस्ट आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में भी आने चाहिए, जिससे जो हमारी फोर्स सेविंग वाला कंसेप्ट है वो कंटिन्यू रहे, लोग सेविंग करें। ऐसा ना हो निर्मला सीतारमण ये सोचने लगे कि मैं कोई सेंटा थोड़ी ना हूँ, तो कि जो तुम विश करोगे वो सारा मैं पूरा करूंगी। ऐसे तो कितने ही लोगों ने सॉक्स बांध के रखे होंगे कि मेरा भी पूरा कर दो। बहरहाल, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनील जी, और हम थोड़ी देर पहले उस पर बात भी कर रहे थे, कंप्लायंसेस की। आपको लगता है कि इतनी जो जटिल प्रक्रिया है अभी तक, हालांकि अब हम ये देखेंगे कि नए जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 वो जब लागू हो जाएगा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि बोल के यही लाया गया है कि सारे नियमों को इसमें सिंप्लीफाई करके रखा जाएगा। आपको लगता है कि उसके बाद चीजें आसान दिखेंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ों को हम आसान करने की जब कोशिश भी करते हैं, तो चीज़ें इतनी आसान हो नहीं पाती हैं। रीज़न क्या है उसका? कि आजकल डाटा माइनिंग बहुत हो रही है। डाटा बहुत जगह से सरकार के पास में आ रहा है, और जहाँ भी डाटा मिसमैच करता है, वहाँ पर भी टैक्स पेयर को इंटीमेशन आ जाती है कि भई आपने ये आपका मिसमैच हो गया, तो आप इसको ठीक कीजिए या बताइए। या वरना क्या होता है, सीपीसी ऑटोमेटिकली आपको डिमांड निकाल के देता है। तो कभी-कभी तो मुझे लगता है कि सिम्प्लिफिकेशन के नाम पे कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। आप एआईएस में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आपको मैच करना है, 26 एएस को भी मैच करना है, और चूँकि एआई जनरेटेड फॉर्म आ रहे हैं, अगर एक भी गलती होती है तो आप पूरा मिसमैच कर देते हैं। हर आदमी टैक्स एक्सपर्ट के पास में नहीं जा सकता। तो सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर को जो है ईज़ी बनाना चाहिए, और टैक्स पेयर के हिसाब से बनाना चाहिए कि एक आम टैक्स पेयर भी उस पे जाके काम कर सके। और दूसरा, जो न्यू टैक्स इनकम टैक्स एक्ट आया है 2026 का, काबिले तारीफ है। उसमें लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाई है, लेकिन लोग कितने हैं जो इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते हैं? तो सरकार को करना ये चाहिए कि एआई के माध्यम से जैसे डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है, वैसा ही फायदा टैक्स पेयर को भी दिया जाए और उसको ईजी टू कंप्लाई किया जाए। सुनील जी, ये सुनील गर्ग कह रहे हैं कि वो लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाई है। ये स्मिता रिशाल को समझ में आएगा या नहीं ये अलग बात होती है, बिकॉज आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए आपको वो थोड़े सिंप्लीफाई लग रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसे आम टैक्स पेयर्स को वो अभी भी सिंप्लीफाई उतने नहीं लगेंगे। बहरहाल, फिर भी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब जब रुचिका जी, इतनी सारी चीज़ें हमने बात कर ही ली, और हमें ऐसी उम्मीद है कि आगे हो सकता है सरकार फिर से टैक्स पेयर्स के बारे में कुछ अच्छा सोचे।
जीएसटी 2.0 तो पहले ही आ चुका था, 12 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशंस भी मिल चुका है, तो ऐसे में एक अच्छा खासा कैश फ्लो तो है लोगों के हाथों में। आपके हिसाब से टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए फिलहाल लोगों के लिए? देखिए, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत सारी हैं आजकल। अगर आप देखें तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको फिर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, तो मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे वीडीए जो है, वर्चुअल आपके जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स जो हैं, आजकल अगर आप देखिए सैलरी या कंसल्टेंसी भी लोगों को वीडीए में मिलने लगे है, मगर अगर टैक्स रेट देखें तो उसका 30% है और उसमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। उसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए, ताकि लोग अगर वीडीए में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन जो है हमारी वो ज्यादा वीडीए की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ उनका रुझान है, तो यहाँ पे उनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और सुनील जी, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है, ये क्या होने चाहिए टैक्स एफिशिएंट निवेश? देखिए, मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार ने भी जो स्कीम दे रखी है, टैक्स पेयर अगर उन पे भी ध्यान दे तो बड़े टैक्स एफिशिएंट है वो। जैसे पीपीएफ, ईपीएफ में आप निवेश करते हैं तो आपको 7.5-8% का ब्याज मिलता है और वो टैक्स फ्री मिलता है एक बार, तो उसकी नेट रिटर्न 11% के आसपास आके आ जाती है आपको। दूसरा, एनपीएस को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। लोगों को नहीं पता है कि एनपीएस में भी आप इक्विटी में या डेट में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप एनपीएस के कॉर्पस को निकालते हैं तो आपको पता होगा कि 60% टैक्स फ्री होता है। उस टाइम में 60% कॉर्पस टैक्स फ्री होता है और 40% की आप एन्युटी ले लीजिए। अब 12 लाख तो टैक्स फ्री है ना आपका, तो 1 लाख रुपए महीने की भी एन्युटी होगी तो आपकी रिटायर्ड लाइफ बड़ी अच्छी बीतेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छी स्कीम थी, पिछले बजट में सरकार ने उसको बंद कर दिया, लेकिन जब भी आए, अगर दोबारा आती है तो मेरे हिसाब से उसमें भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है सरकार की, जहां 7.5-8% का आपको ब्याज दिया जाता है, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियो होने चाहिए। आप इन स्कीम्स का भी जरूर ध्यान रखें, ये टैक्स एफिशिएंट भी है। लोगों को लगता है कि सरकार ने सारे बेनिफिट हटा दिए, ऐसा नहीं है जी। जब उनको विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ये भी बहुत बड़ा टैक्स बेनिफिट होता है। ओके, तो कुल मिलाकर हमने सब कुछ यहाँ पर जान लिया। निवेश तो जाना ही आखिर में, लेकिन शुरुआत में ये भी जान लिया कि किस तरीके के विश टैक्स पेयर इस बार रख सकते हैं 2026 में। इसी के साथ थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। रुचिका, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 2026 के इस बजट से टैक्स पेयर की विश तो बहुत सारी है, लेकिन देखना ये होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री इनमें से कौन सी विश पूरी करती हैं, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल मनी गुरु में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।